जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने 2 सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टिका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि पीएनएस गाजी को कैसे डुबो दिया गया। ये भी बताऊंगी कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया। ना चाइना बचा पाया ना ही अमेरिका बचा पाया। इस वीडियो में मैं A to Z बातें करूंगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा यदि आप राष्ट्रवादी भारतीय हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर वीर गाथा को बताऊंगी जो हर भारतीय सुनना चाहता है। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उसी समय पाकिस्तान 2 भाग में था। एक इधर वाला एरिया जिसे हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है, और एक जो आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये बांग्लादेश नहीं था बल्कि ये उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान को बड़े ही भद्दे मजाक करके बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते थे। 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान के जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो चुनाव जीत गए और वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के चुनाव जीत गए। अब पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, प्रधानमंत्री को शपथ ही नहीं दिला रहे थे। इसलिए 1970 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान देखे कि ऐसा है तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके और पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बना के रख लिया और पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म करना चालू किया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी नाम का एक विद्रोही गुट तैयार हो गया बांग्लादेश में। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पर इतना भयानक जुल्म किया कि इतना पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 30 लाख 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार करवा दिया गया। सोचिए, अपने ही देश की 4 लाख औरतों का रेप किया। आप अंदाज़ा लगाइए इनकी क्रूरता का। ये अपने ही देश पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं। इतना भयानक जुल्म किया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आ गए, भैया हमको बचाइए। यहाँ पर 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने के लिए कि भैया हमको बचाइए, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इंदिरा गांधी जानती थी जब तक यहाँ पर शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते, और शांति का एक ही तरीका था कि पूर्वी पाकिस्तान में इनको घुसकर मारा जाए ताकि ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर सुधर सकें। तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मार्शल मानिक शा से। उन्होंने सेना प्रमुख मानिक शा से कहा कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम अभी आदेश देते हैं, आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पर। हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पर हमला कीजिए। उसी वर्ष 1971 में भारत और रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे कि हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। अब पाकिस्तान को हम लोगों ने एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतज़ार था तो सिर्फ इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की ज़रूरत थी और तब पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। कैसे? तो देखिए कैसे। हम लोगों का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव रहेंगे, इधर साइड को बांग्लादेश की तरफ, मतलब ज़्यादा ही हमलावर रहेंगे, हम लोग भयानक हमला करेंगे इधर से तो ये लोग भाग सकते हैं यहाँ से। और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर हम लोग कम हमला करेंगे, ताकि हम लोगों का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। हमारा मेन मकसद था हमारे जो अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों का रेप हो रहा था, इतना भयानक किया था वहाँ पर
कि पाकिस्तानियों ने कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे और उस बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर। इतना भयानक मानवता पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया वहाँ पर। तो भारत ने कहा इधर हम डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर से हम ज़्यादा हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि भारत इधर कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इधर हम कमज़ोर हो जाएंगे। इधर हम कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि इधर हम कम सैनिक रखे हैं और इधर भयानक रखे हैं, ताकि हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम इधर कमज़ोर हो जाएंगे, इधर हम भयानक हमलावर रहेंगे। कहा जाता है सुनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए, हम लोग ठंडी का इंतज़ार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पे, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर हमला किया और आगरा हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ाधड़ पाकिस्तान की जहाज़ें एंट्री मार गईं भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री मार गई। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे हैं कितना भयानक हमला था। हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि आप हमारे ऊपर हमला करिए दीजिए, अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर कि भैया हमला तो आपने ही किया था, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भारत ने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। खबर क्या थी? तो देखिए, पाकिस्तान को खबर ये लगी कि भारत की ज़्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है और यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर ज़िला में एक जगह है लोंगेवाला। उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 ही फौजी हैं और अगर हम पाकिस्तानियों ने सोचा 120 फौजियों को रातों रात मार देते हैं तो उस समय एयरफोर्स रात में नहीं लड़ाई कर सकती थी, इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दिया। पूरी भयानक टैंक लेके, फौज लेकर लोंगेवाला में घुसने लगे और लोंगेवाला में भारत के पास 120 सिपाही थे, केवल 120, और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों न हो जाएं, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। लोंगेवाला में उस समय ड्यूटी थी कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की। कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार हैं, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में, इनका रोल सनी देओल ने किया है। अब ये कुलदीप सिंह पंजाबी हैं, सिख हैं, ये लोग 1.25 लाख से कुछ नीचे सोचते ही नहीं हैं। खबर आई कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है, उसके पास टैंक हैं, 2800 फौज है और बहुत तेज़ी रफ्तार से आ रहा है। आपके पास केवल 120 सिपाही हैं। कुलदीप सिंह, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आप बहादुर हैं, उसमें नो डाउट, लेकिन उन लोगों से आप कैसे लड़िएगा इतनी भयानक फौज से। उन्होंने कहा हम सिख हैं, हम नहीं हट सकते हैं, हम दिखा देंगे, 120 भी उन पर भारी पड़ेंगे। इनके पास केवल ये टैंक को उड़ाने के लिए संसाधन थे, एक ही था। टैंक को मारने के लिए एक छोटा सा तोप था और कोई तोप वगैरह नहीं थे, और इनके पास 3 माइंस थे। माइंस समझते हैं आप लोग? टैंक को उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए, ये माइंस हैं, इस पर टैंक चढ़ता है तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया कि जो रेगिस्तान में खाली जगह थी उसमें आगे की ओर 3 जगह ओरिजिनल माइंस लगा दिए, और जो खाना खाने वाला टिफ़िन होता है, 4 खाने वाला, उस टिफ़िन को इन लोगों ने रातों रात एक लाइन से बिछा दिया। पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, फिर तीसरा टैंक उड़ा। पाकिस्तानी एकदम डर गए। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहे कि यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, अब एक काम करो, इंजीनियर को बुलाओ और पूरा माइंस निकालो। अब हमारे मेजर जो कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि अगर हम आपको रात भर रोक दिए तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, इसलिए इन्होंने पूरा टिफ़िन बिछा दिया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिया उनको निकालने में। पूरे रात के 3 बज गया, फिर देखा कि ये तो टिफ़िन है, रेगिस्तान में ये तो टिफ़िन है।
अब उन्होंने आदेश दिया कि हमला करो। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, उन्होंने बालू में एक ऐसे ढेर बना रखे थे और अपने फौजियों को 2 किलोमीटर के एरिया में बिछा दिया था। तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगा हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है, 120 गो मिल के ऐसे थोड़ी मारता है। उधर से गोली, इधर से गोली, धड़ाधड़ गोला बारूद यहाँ सब चल रहा है। इतना भयानक 120 गो मिल के ऐसे थोड़ी मारता है। इतना भयानक इस सुनसान एरिया में कहाँ से कौन आ रहा है, मार रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एकदम से तबाही मचा दिए। कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने क्या तबाही मचाया था, आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये पाकिस्तान का टैंक है, धज्जी उड़ गया टैंक का। सोचिए रात में इतना बुरा मारा तो दिन में क्या हाल होता। एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। और इनके सामने जो खड़े थे वो ब्रिगेडियर पाकिस्तान के खड़े थे। ब्रिगेडियर साहब कहने लगे ये तो बहुत बुरा मार रहा है। और तब तक हो गई सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज़ थे उस समय हंटर जहाज़ें थीं। ये हंटर जहाज़ें रात में नहीं उड़ सकती थी, दिन में उड़ सकती थी। रात भर तो पाकिस्तानियों को ऐसा कूचा, इतना कूचा कि सुबह हुआ बाकी का कसर निकाल दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान आए तो इतना भयानक तबाही मचाए, पाकिस्तान के टैंक का पूरा तबाह हो गया, पूरी तरह ध्वस्त हो गया। 3 तारीख को पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत की थी और 4 तारीख को इनका शकल देखना चाहते हैं आप। देखिए पाकिस्तान के टैंक का इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को भागना पड़ा, ब्रिगेडियर साहब भागे। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ म्यूजियम में आज भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर रखे। पाकिस्तानी डर के मारे लेने नहीं आए थे, छोड़ के भाग गए थे। ये 120 सैनिकों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे, अगर हिम्मत है तो ये ले जाके दिखाइए। हाल तो ये हो गया था कि हम लोगों ने जिन पाकिस्तानियों की जान ली थी, भय से डर के ये लोग लाश लेने नहीं आए थे। बोल रहे थे आप लोग गोली चला देंगे। हम लोग बोले थे गोली नहीं चलाएंगे, आप ले जाइए, लेकिन डर के भय से ये लोग अपनी यहाँ के लोगों की लाश लेने नहीं आए थे। कहे कि तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो। आज भी पाकिस्तानी वो नहीं सुधरे हैं। यहाँ पर जो हार हुई थी लोंगेवाला में, इसमें पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया कि 120 मील के ऐसे थोड़ी धोता है, इतना भयानक धोया जाता है। तो ये शुरुआत तो पाकिस्तान ने 3 तारीख को की थी, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी कही आपने 3 तारीख को एयरफोर्स ने सुबह धोया, रात में आर्मी ने धोया, सुबह अब हमको मौका नहीं दोगे। नेवी 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंची और कराची तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कराची पर कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा रहा था। और कराची बंदरगाह को तो नेवी ने ऐसा धोया जैसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया। पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तानियों ने कहा इधर जब ऐसे मार रहा है तो पूरब में क्या हाल होगा। कराची में जब पाकिस्तानियों को मारा गया था तो ये पाकिस्तानी ग्वादर में भाग गए थे। आप देखना चाहते हैं क्या हाल हुआ था ग्वादर पोर्ट का। नेवी ने ऐसा हाल कर दिया था ग्वादर पोर्ट का, पाकिस्तान का जितना भी जहाज़ मिल जाए कि ये जहाज़ किसका है, जब पता चल जाए कि ये जहाज़ पाकिस्तान का है तो ये हाल हो जा रहा था। अभी युद्ध को स्टार्ट हुए 2 दिन ही हुए हैं, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। अब पाकिस्तानियों ने भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जो INS विक्रांत जहाज़ था, INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने भेज दिया PNS गाजी को। PNS गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाओ जाके मार के आओ विक्रांत को, क्योंकि अगर विक्रांत जहाज़ डूब जाता तो वाकई में उस समय युद्ध जीतने में हम लोगों को बहुत दिक्कत आती। ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एक ख़राब जहाज़ से मार दिए। अब भारतीय सेना ने पूर्व की ओर क्या क्या काम किया उसको हम लोग समझते हैं।
मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानियों को मार रही थी गली में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहाँ पर रेप किया, मर्डर किया और इनका साथ दे रही थी हमारी जो इंडियन आर्मी है। और ऊपर से हमारा जो एयरफोर्स है मुक्ति वाहिनी का साथ दे रही थी, ऊपर से हमारा एयरफोर्स तबाह कर दिए थे पाकिस्तानियों को, भागने का भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे सरदर्द बन गया था इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही थी पूर्वी पाकिस्तान में, उसके पास खाना पीना समाप्त हो गया था। इसलिए इनको मदद अगर मिलेगी तो यहाँ से ये इधर से ही आ सकते हैं, यहाँ से तो आ नहीं सकते क्योंकि इधर हमारी इंडियन आर्मी थी और भारत से होकर आ भी नहीं सकते हैं। अब इधर बर्बाद कर रहा था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज़ था, उस समय साउथ एशिया के देशों का सबसे बड़ा जहाज़ था। उसके ऊपर से लड़ाकू जहाज़ें उड़ती थी, वो एयरफोर्स यहाँ से मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाज़ें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से चटगांव बंदरगाह को बर्बाद कर दिया। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, पीएनएस गाजी को क्या आदेश दिया गया था कि तुमको जाना है और विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में डूब देना है। अब पाकिस्तानियों का इतना दिन अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर अंदर चलती है, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब विक्रांत को हर हाल में बचाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा के दिए, थोड़ा सा सेफ्टी देकर रखने लगे। पीएनएस गाजी को देखेंगे तो पीएनएस गाजी का मतलब होता है पाकिस्तानी नेवल शिप। पीएनएस गाजी ये मारने आ गया विक्रांत को। इस पीएनएस गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत। लेकिन ये जो आईएनएस राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, उस समय समस्या क्या थी इस आईएनएस राजपूत के साथ कि ये इसके कुछ इंजन में खराबी हो गई थी, तो ये बिगड़ गया था और इसको विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा था, इंजन गड़बड़ कर गया था। तो भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाएं। कहाँ? तो विशाखापट्टनम पर। तो लोगों ने कहा ये आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ जासूसी होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, अपने अपने घर फ़ोन कीजिए कि हम लोग विशाखापट्टनम आ रहे हैं, हमको छुट्टी मिला है 10 दिन का, रुकेंगे, हमारे लिए खाना पीना अच्छे से बनाओ। विशाखापट्टनम में जितने भी मछुआरे थे उनसे कहा गया आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज़ आ रहा है। ये खबर पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पर है। विशाखापट्टनम पर पीएनएस गाजी की मौत इमराज इंतज़ार कर रहा था आईएनएस राजपूत। ये पीएनएस गाजी मुड़ गया विशाखापट्टनम की ओर और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज़ आईएनएस राजपूत इंतज़ार कर रहा था कि तुम पानी के अंदर अंदर आओ। और आईएनएस राजपूत देखा कि ये आ रहा है, वो आईएनएस राजपूत को मारता कि इससे पहले ही आईएनएस राजपूत ने मार के तबाह कर दिया पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी के डूबने के बाद पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को ये लगा कि अब हम कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका से ख़रीदा हुआ एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई नहीं डुबा सकता था। और हम लोगों ने उसको एक ऐसे जहाज़ से डुबो दिया जो जहाज़ ख़राब हो चुका था, जिसका इंजन ख़राब था। भारतीय सेना का जो मोराल था वो 7वें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जा रहे थे।
अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करें। फिर पाकिस्तानियों ने अमेरिका से सहायता मांगी कि आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने यूएनओ में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है भारत। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया और कहा भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश कर सकता है तो 5 ही देश कर सकते हैं, इस पर अलग चर्चा करेंगे। अगर किसी ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ टूट गई। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि आप ही हमारी सहायता कर दीजिए। तो पाकिस्तान की ओर से अमेरिका ने भारत पर हमला करने के लिए 7वां बेड़ा भेज दिया। आप इमेज में देख सकते हैं। अमेरिका का 7वां बेड़ा अकेले नहीं चलता था, पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये विक्रांत को मारने के लिए आ गया। इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी टेंशन में आ गई। तब इंदिरा गांधी को रूस का जो समझौता था वो याद आया। अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस से कहा अमेरिका इतना भयानक 7वां बेड़ा भेज दिया, अब आप हमारी मदद करें। तो रूस ने हमारी सुरक्षा के लिए परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है। ये भारी भरकम जहाज़ों के ग्रुप के साथ चल दिया और अमेरिका से सीधा बोल दिया कि अगर विक्रांत पर कोई हमला आपने किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मानेंगे। ब्रिटेन ने भी हमारे खिलाफ ईगल नामक एक बेड़ा को भेज दिया। रूस ने हमारी सारी पनडुब्बियों को समुद्र के ऊपर उठा दिया ताकि सैटेलाइट और दूसरी निगरानी से देखा जा सके। और यही हुआ। वो लोग रूस के जहाज़ को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा वी आर टू लेट। ब्रिटेन का जो ईगल बेड़ा था उसने 7वें बेड़े से कहा अरे उधर मत जाओ, बहुत देर हो गई है, रूस वहाँ पहले ही पहुँच गया है। तो 7वें बेड़े ने धमकी दिया था कि हमारे जहाज़ में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वें बेड़ा ने रिप्लाई दिया था कि हम भी जब चले थे तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम कहे इतनी ज़्यादा थे तो सोचे कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास कितना है। तो रूस ने हमारे साथ सच्ची दोस्ती निभाई थी। और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था, पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारता जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयर ड्रॉप करा दिया पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज़ से सैनिकों को उतार दिया। और उन सैनिकों के भेष में, उसमें सैनिक कम ही थे, केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी, केवल पुतला नीचे उतारा गया है। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही पाकिस्तानियों के पीछे पड़ी हुई थी। अब पाकिस्तानी गली गली छुप गए। सोचिए, ये पुतला से डरे जा रहे थे, रियलिटी में ये फौजी नहीं थे, पुतला गिराया गया था। जो गवर्नर थे उनके घर पर हमला कर दिया। अब वो घर पर थे नहीं तो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, उनके जो गवर्नर थे एएच मलिक, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सोचिए, गवर्नर, क्योंकि बांग्लादेश एक राज्य ही तो था पाकिस्तान का, जैसे हमारा राज्य बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, वहाँ पर भी गवर्नर होते हैं। तो संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है वहाँ का। यहाँ गवर्नर ने त्याग पत्र दे दिया, ये डर था उनके अंदर। 16 दिसंबर 1971, ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, क्योंकि 3 दिसंबर को ये युद्ध पाकिस्तान ने स्टार्ट किया और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। आत्मसमर्पण आप लोग देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का, तो देखिए जनरल नियाजी, इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया।
और इनकी आंखों में आंसू थे। सोचिए, एक देश के सेनापति के आंखों में आंसू थे। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये यहाँ 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तान के। ये वही पाकिस्तान है, याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। पाकिस्तान बहुत बहादुर बनते हैं पाकिस्तानी। 93,000 फौज आपकी हार के गई है हमारे यहाँ से। इतनी बड़ी हार दुनिया में आज तक किसी की नहीं हुई। और इसके बाद बांग्लादेश के लोगों पर ये खुशी थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी, स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशी भाइयों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत लुट गई थी उन्हीं के देश के फौजियों के द्वारा। भारत ने जो वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र कराएंगे, भारत ने अपना वादा पूरा किया और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। आज भी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमांड संभाले हुए हैं। तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो या म्यांमार हो, आज भी हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे कि ये लोग काम लायक नहीं हैं, यूजलेस हैं, ये लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं बांग्लादेशी भाई। आज भी मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाज़ों की मरम्मत में बहुत आगे हैं। तो आई होप आप लोग ये समझे कि बांग्लादेश कैसे अलग हुआ पाकिस्तान से। इस युद्ध के बाद भारत चाहता तो पाकिस्तान के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हराए ही थे। उसकी 93,000 जो फौज थी हम जिंदा ही पकड़ लिए थे। हम उन्हीं से कह देते हमारा कश्मीर खाली करो, लेकिन इसके बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी। इसके बदले हमें पाकिस्तान ने क्या दिया? कभी संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में अटैक, बम ब्लास्ट हुआ, कभी 26/11 का हमला हुआ, ये सब हुआ। हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये जो पाकिस्तानी कहते हैं हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, भारतीय सेना के रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में जो सेना थी, 71 में आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो एक लाइक तो बनता है हमारे इन सैनिकों के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक साथ बोलिए भारत माता की जय। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कारगिल युद्ध कैसे हुआ। तो ये अगले वीडियो में बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।